जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को साइफर मुकदमे में जमानत दे दी है। अब सिर्फ मसला यहाँ पे जमानत का नहीं है। आज जो तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में सामने आई, आज जो मोजिज जज साहिबान ने वहां पे क्वेश्चंस उठाए, उससे बुनियादी तौर पे उन्होंने इस मुकदमे को दफन कर दिया है। जिस किस्म के इल्जामात खान साहब के ऊपर लगाए जा रहे थे, जिस किस्म के इल्जामात शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि ये सजाए मौत का मुकदमा है, इसमें उम्र कैद हो सकती है, मुल्क को इतना नुकसान हुआ, ये कितना भोंडा मुकदमा है और ये कितना, जिसे आप कह सकते हैं कि जाली किस्म का मुकदमा था, वो तमाम चीजें जो है आज मोजिज जज साहिबान ने, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ने क्वेश्चंस उठा के बुनियादी फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चनिंग करके प्रोसिक्यूशन से तमाम चीजें कौम के सामने रख दी हैं। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि उनको जमानत दे दी है, अभी ये मुकदमा तो चलेगा, उनको आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली, ट्रायल कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली और ट्रायल कोर्ट में तो कहा गया कि जी मुल्क को इतना नुकसान हो रहा है, ये जेल के अंदर चलना चाहिए, इसकी मीडिया के ऊपर कवरेज नहीं होनी चाहिए, जो कुछ होता रहा वो हमारे सामने है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के 3 मोजिज जज साहिबान ने इस मुकदमे को बुनियादी तौर पे दफन कर दिया और बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। बेसिक क्वेश्चंस, ये नहीं कहा कि जनाब कि ये चीज कोई निकाल के लाएं या वो कोई चीज निकाल के लाएं, बुनियादी चीजें उन्होंने पूछी हैं जो पहले रोज से क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे, जो सहाफी भी कुछ उठा रहे थे, जो दीगर लोग भी कुछ उठा रहे थे कि जनाब ये चीजें हैं, ये तो बताई जाएं। मैं कुछ अब आपको वो पढ़ के भी सुनाऊंगा। इसके अलावा आज लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई कि जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है पीटीआई के लोगों के साथ, उस हवाले से भी कुछ चीजें हैं। और मरियम बीबी ने जिन जिन हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, उनके मुकाबले में किसी और ने भी जमा करवा दिए हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं जरा ये आपको थोड़ा बहुत पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अच्छा, वहां पे पहले तो मोजिज अदालत ने ये पूछा कि अगर ये साइफर गुम हो गया था, जिस तरह कहा जाता है कि जी इमरान खान ने साइफर गुम कर दिया था, तो शहबाज शरीफ साहब ने जब वहां पे वो कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास था उसकी सदारत की थी, तो उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि जनाब साइफर किधर गया है। उसके अलावा उन्होंने वहां पे ये भी पूछा कि ये जो आजम खान साहब ने बयान दिया, तो ये आजम खान साहब जो गुमशुदा हो गए थे, तो क्या उसकी कोई तहकीकात हुई, 1 महीने वो क्यों खामोश रहे, ये सरदार तारिक साहब ने पूछा। इसी तरह जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी सवाल उठाया कि साइफर मामले में कहा जा रहा है कि जी गैर मुल्की ताकत को फायदा पहुंचाएगा। कैसे फायदा पहुंचा किसी भी गैर मुल्की ताकत को, कि कोई तफसीलात हमें भी बता दें कि इससे तो लगता है कि गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये किस किस्म का केस है। इसी तरह और भी क्वेश्चन वहां पे उठाया गया कि जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ, ये जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने कहा। अतहर मिनुल्लाह साहब ने यह भी पूछा कि जो 1970 1977 वाले हालात चाहते हैं आप दोबारा इस मुल्क के अंदर, जो उस जमाने में हालात हुए थे, ये वो चीजें हैं जिनका जिक्र बार बार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, और जो चीजें वहां पे जो क्वेश्चंस उठाए गए वो भी मैं आपसे जो है शेयर करता हूं कि जो मोजिज जज साहिबान ने, ये वो बुनियादी चीजें हैं जो पहले दिन ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी उठाई जाने चाहिए थी, जो ट्रायल कोर्ट के जज साहब को भी पूछनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे शायद वो चीजें उस तरह नहीं सामने आई। अब ये जो 3 मोजिज जज साहिबान हैं, इसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने ये समाअत की और इन तीनों जज साहिबान ने इस मुकदमे को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अच्छा, मैं आपको सुनाता हूं कि वहां पे क्वेश्चंस क्या हुए। चीफ जस्टिस हैं, जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरदार तारिक साहब, उन्होंने पूछा कि साइफर का मतलब क्या है। ठीक है, साइफर का मतलब ही कोडेड जो है दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है, तो डी कोड होने के बाद वो साइफर नहीं रहता। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा कि ये जो रूल्स हैं साइफर्स के हवाले से, ये क्या रूल्स हैं, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा। तो उनके जो प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, उन्होंने कहा कि रूल्स खुफिया हैं, इसलिए अदालत की लाइब्रेरी में नहीं होंगे। रूल्स कैसे खुफिया हो सकते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा। इसके अलावा और जो वहां पे बात हुई कि साइफर दफ्तर खारजा के पास है, तो बाहर क्या निकला, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने पूछा। साइफर की एक ही असल कॉपी थी जो भी दफ्तर खारजा में है, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने वहां पे कहा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स वहां पे उठाए गए। अच्छा, वहां पे प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये भी कहा कि जी मुल्क की जग हसाई हो जाती है, तो वहां पे जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने पूछा कि जब वक्त से पहले वजीर आजमों को निकाला जाता है, उनकी हुकूमतें गिराई जाती हैं, उससे जग हसाई नहीं होती। उन्होंने ये भी पूछा कि जो
वक्त से पहले उनकी हुकूमतें खत्म होती हैं, क्या उसके ऊपर भी कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जी पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब हो गए, ये हो गया वो हो गया। इस हवाले से भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये पूछा कि जनाब जो पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब हुए उसका FIR में कहीं पे जिक्र है? फिर उन्होंने ये भी वहां पे क्वेश्चन उठाया गया कि जी ये जो आजम खान साहब स्टार विटनेस हैं, ये इतना अरसा खामोश क्यों रहे? तो प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि जनाब वो PTI का उन पर दबाव था। उन्होंने कहा कि क्या ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्या ये मुकदमे के रिकॉर्ड का हिस्सा है? तो बेसिक चीजें ही उसमें नहीं है उस मुकदमे के अंदर। अच्छा, एक और चीज उन्होंने ये भी कहा वहां पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कि इंडिया में हमारी जगहसाई तो किसी भी वजह से हो सकती है, क्या उस पर फिर हम क्या करेंगे? उसके ऊपर भी कोई मुकदमा बन जाएगा। तो बहुत सारी बुनियादी चीजें जो इस मुकदमे के अंदर हमें मिसिंग नजर आती थी, और इस मुकदमे का जो हुआ बनाया हुआ था, और मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये इंतहाई भोंडा किस्म का मुकदमा है, इस मुकदमे के अंदर कुछ भी नहीं है। पहले उसी साइफर के ऊपर आप कौमी सलामती कमेटी के इजलास बुलाते रहे, वहां पे एलामिया जारी करते रहे। 2 दफा तो PDM की हुकूमत में इजलास हुआ, उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि गुम हो गया, और इनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी ये कहते रहे कि जनाब गुम तो नहीं है, वो तो अभी भी दफ्तर खारजा में है। तो ये सारी वो बेसिक चीजें थी जो आज मोअज़्ज़िज़ अदालत के जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट में उठाए, और प्रोसिक्यूटर के पास कुछ भी कहने को नहीं था, और पूरा मुकदमा ही उन्होंने दफन कर दिया और पूरा मुकदमा उड़ा के रख दिया। लेकिन सलाम है उन सहाफियों को वो जो इसके ऊपर बैठ के कहते थे कि जी इस पे सजाए मौत हो जाएगी, खत्म शुद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो ये कहते थे कि जनाब इनकी सियासत खत्म हो गई और मुल्क का नुकसान हो गया। इस सारी चीज में अगर किसी चीज का नुकसान हुआ है या किसी चीज ने नुकसान किया है तो वो पाकिस्तान की जो रेपुटेशन खराब हुई, जिस भोंडे तरीके से ये जेल के अंदर मुकदमा चलाया जा रहा है, इमरान खान को सामने नहीं लाया जा रहा और उनको मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही। एक दफा मीडिया को रसाई दी गई, फिर कहा गया कि जनाब अगेन अब ये इन कैमरा ट्रायल होगा। ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जगहसाई हुई है। अगर कोई चीज काबिल एतराज है तो जिस तरीके से ये मुकदमा चलाया गया वो चीज काबिल एतराज है, और यही बात आज मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने बुनियादी तौर पे वहां पे की, और फिर उनको जमानत भी मिल गई। अच्छा, अब इमरान खान साहब को जमानत तो मिल गई है, अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? अब जमानत सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि इस जमानत के बावजूद भी इमरान खान साहब को बाहर आने दिया जाएगा, और उसकी जो बुनियादी वजह है वो मुतअद्दिद बार मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि इमरान खान को ना मीडिया के सामने आने दिया जाएगा, ना उनको बाहर आने दिया जाएगा। अगर वो बाहर आते हैं और इस वक्त जो इलेक्शन का मोमेंटम बनेगा, क्या उसका मुकाबला PDM की जमातें कर सकेंगी? तो ये सारी चीजें तो की इसलिए जा रही हैं कि इमरान खान साहब को अंदर रखा जाए। आई विल बी सरप्राइज, इस मुकदमे में उनकी जमानत होगी है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बायसे हैरत कोई चीज होगी अगर इमरान खान को इस जमानत के बाद भी रिहा किया जाता है, किसी ना किसी और चीज के अंदर गिरफ्तारी डाल के उनको अंदर कर दिया जाएगा, किसी ना किसी चीज में उनका जो है वो मुकदमा इसी तरह चलता रहेगा। अब ये क्या मुकदमा इन कैमरा ट्रायल होगा, इसका क्या होगा? जब वो अदालत ने ये कहा है, बल्कि जो मोअज़्ज़िज़ वहां पे जज साहिबान ने कमेंट्स दिए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और जो चीजें सामने आई हैं उसमें ये कहा है कि बानी PTI जो है उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ। ये बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि कोई जुर्म उनके ऊपर साबित नहीं हुआ, तो लिहाजा उनकी रिहाई तो बनती है। लेकिन इसके बावजूद क्या उनको रिहा किया जाएगा जमानत के बावजूद? ये बड़ा क्वेश्चन है। मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि अगर उनको रिहा किया जाता है। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट में आज लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त वगैरह दी हुई थी, वहां पे उसकी समाअत हुई, और उसमें भी मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने बड़े इंपॉर्टेंट कमेंट्स दिए हैं। इलेक्शन कमीशन से पूछा कि जी आप क्या कर रहे हैं उस्मान डार साहब की वालदा के साथ जो नाखुशगवार वाकया पेश आया, जो बदकिस्मत वाकया पेश आया, उसका भी जिक्र किया जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, और दीगर भी वहां पे चीजें डिस्कस हुई। PTI की कागजात नामजदगी छीनने की कोई दरखास्त नहीं मिली। ये DG जो लॉ हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने ये वहां पे कहा। इलेक्शन कमीशन के लोगों को भी बुला लिया गया था, हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनको भी बुला लिया गया था, और मोअज़्ज़िज़ अदालत ने पूछा कि जनाब कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो इलेक्शन कमीशन के जो DG लॉ हैं उन्होंने कहा कि जी हमें तो कोई ऐसी दरखास्त नहीं मिली। उसके ऊपर जो शोएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, उन्होंने अदालत के अंदर कहा कि कल 4 दरखास्तें मैं खुद देकर आया हूं, मैं खुद 4 दरखास्तें दे के आया हूं। ये कह रहे हैं कि हमें कोई दरखास्त ही नहीं मिली। उसके अलावा अखबारात में भी सब कुछ आ रहा है, मीडिया में उस तरीके से शायद कवर नहीं हो रहा, लेकिन अखबारात में सब कुछ आ रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ आ रहा है। और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने भी इस चीज का जिक्र किया कि इवन न्यूज़पेपर भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है। फिर आज डॉन की एक खबर है कि उनका जो रिपोर्टर हैं जिन्होंने मियां वाली से ये सारे वाकयात को रिपोर्ट किया,
गुज़िश्ता शब उनके घर के ऊपर भी छापा मारा गया, या हालिया दिनों के अंदर ही पुलिस ने उनके घर के ऊपर भी रेड किया, उनको हरासा करने की कोशिश की। ये बाकायदा डॉन ने रिपोर्ट किया, ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं। फिर आज CPNE जो है उन्होंने भी एक एलामिया जारी किया कि मीडिया के हवाले से जो कदगने हैं उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पर एनीवे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ये जो दरख्वास्त थी इसके ऊपर जज साहिबान ने वहां पे कमेंट्स वगैरह किए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिले, इनके लोगों से मिले, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। और उन्होंने कहा कि ये जो सारी इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि किसी के कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं, किसी से जनाब कागजात नामजदगी लिए ही नहीं जाते, इस तरह की वीडियोस भी हम सुबह से देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अटक में जो मेजर ताहिर सादिक साहब का वाकया कल मैंने आपको बताया, उसके अलावा उमैर नियाज़ी साहब का वाकया है और दीगर बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। अब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या करता है, ये दरखास्त जो है मौजूद अदालत ने निपटा दी और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इसके ऊपर एक्शन ले। अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, और उन्होंने ये भी क्वेश्चन वहां पे किया कि वो जो वही ROs हैं, वो DC साहिबान जो हैं वो MPOs के ऑर्डर भी जारी कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। ये सारी चीजें उधर अदालत के सामने रखी गई। अब देखते हैं कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करता है। वैसे ये जो कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं ये एक मुनफरिद वाकया है पाकिस्तान की तारीख का, और इसमें मुख्तलिफ लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। लेकिन माजी में भी इस तरह के वाकयात होते रहे और बदकिस्मती से जमहूरी अदवार में ही होते रहे हैं। जब भुट्टो साहब की अपनी हुकूमत थी 1977 के इलेक्शंस में, उस वक्त जो मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी साहब थे, गालिबन वो वाइस प्रेसिडेंट थे जमात इस्लामी के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं होने दिए गए थे और उनको कुछ दिनों के लिए अगवा किया गया था मुबैना तौर पे। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था, बाद में पता नहीं वो जमा हुए या नहीं हुए, लाड़काना से वो जमा करवाना चाहते थे। और उस वक्त भी इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया था। ये उस वक्त की 24 जनवरी 1977 की खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स की। ये सामने ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं और इसका डिजिटल वर्जन भी मौजूद है। इसके अलावा ये तारीख का हिस्सा है कि उस वक्त भी ऐसा हुआ था। और यहाँ पे जिनको बाबाए जमहूरियत कहा जाता है, भुट्टो साहब, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि जनाब कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए जा रहे थे अपने उनके ओपोनेंट को, और उनके ओपोनेंट ने कहा था कि मुझे जनाब DC ने पकड़ के बैठा लिया था। और उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल हुई थी, कुछ भी नहीं बदला 50 साल में। उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये इल्जाम लग रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कुछ कर रही थी। अभी भी ये इल्जामात लग रहे हैं। क्या ये वो तरक्की का सफर है जो 50 साल में हमने तय किया, कि अभी भी इसी किस्म के इल्जामात लग रहे हैं? वो रूल बुक या वो गेम बुक भी चेंज नहीं हो रही, उसी के मुताबिक सब कुछ किया जाता है। पर एनीवे, अब देखते हैं कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, इलेक्शन कमीशन किस हद तक उनको दूर कर सकता है। अगर ये मामला दूर नहीं हुआ तो ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएगा, और मुझे जो लगता है ऐसा ही है कि ये मामला हल नहीं होगा और हम देखेंगे कि दोबारा ये मामला अदालत तक पहुंचेगा। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद की इंतजामिया ने बताया था कि वो जो बलोच एहतजाज करने वाले हमारे बहन भाई यहाँ पे आए हुए थे उनको छोड़ दिया गया है या उनको अपनी मर्जी से भेज दिया जाएगा और जिधर वो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। लेकिन शाम को जो हमने मनाजर देखे, वहां से जो वीडियोज आई थाने के बाहर से, इस्लामाबाद के अंदर से, फिर हमने देखा कि सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब जब वहां पे गए तो पुलिस का उनके साथ रवैया इंतहाई नामुनासिब था। वहां पे एक पुलिस अफसर ने उनके साथ बदतमीजी की और फिर वो जो दावा किया जा रहा था कि अपनी मर्जी से लोगों को भेजा जा रहा है, हामिद मीर साहब उनसे पूछ रहे हैं पुलिस वाले से कि भाई तुम इनको किधर भेज रहे हो? वो कह रहे जी इनको बलोचिस्तान भेज रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इनका घर जो है वो बलोचिस्तान में खुजदार में, आप इनको कोयटा भेज रहे हैं। खुजदार से और कोयटा से कितना फासला है उन दोनों के दरमियान? ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा लाहौर का हो और कराची से कहा जाए कि जी उसको हम पंजाब भेज रहे हैं, अटक भेज देंगे हम उसको, या फिर हम पिंडी उसको भेज देंगे। लाहौर और पिंडी में या लाहौर और भावलपुर में कोई फर्क नहीं है क्या? पूरा पंजाब एक जैसा है? और फिर हामिद मीर साहब आज दोबारा अदालत में पेश हुए और अदालत के अंदर जो है, जो अगेन आज वहां पे इस्लामाबाद की इंतजामिया ने जो कुछ कहा उसके हवाले से वहां से सीनियर सहाफी भी रिपोर्ट करते रहे। साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया और उधर से रिपोर्ट किया। साकिब बशीर साहब आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट करते हैं, सीनियर सहाफी साथी हैं हमारे। उन्होंने कहा कि IG, उन्होंने पहले वो लिखते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अखीरी हो गई। IG इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि कल रात थाना विमेन पुलिस स्टेशन में बलोच मुजाहिरीन ख्वातीन खुद गई, उनको हिरासत में नहीं लिया गया था। क्या हमने वहां से वीडियोस नहीं देखी?
اسی وجہ سے ثاقب بشیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اخیر ہی ہو گئی. پھر حامد میر صاحب نے بھی وہاں پہ باہر نکل کے میڈیا کے لوگوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے اس افسر نے ان سے بدتمیزی کی اور وہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا اور کہا گیا کہ جناب کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن حقائق کیا ہیں وہ سامنے وہاں پہ حامد میر صاحب نے بھی جا کے دکھایا اور سب لوگوں نے دیکھا کہ کس قسم کی ویڈیوز آئیں، کس قسم کا سلوک ان کے ساتھ ہوا. اور یہ خبر جو بہتر طریقے سے بھی اس کو ڈیل کیا جا سکتا تھا، ان کا بنیادی سا جو بھی ان کے پوائنٹس ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے آپ ان کو سنیں. معاملہ عدالت کے اندر ہے، انتظامیہ ان کو سنیں، لیکن اس کے باوجود جس قسم کا سلوک کیا گیا وہ انتہائی قابل افسوس ہے. اور اس کی وجہ سے جو آج سائفر کے مقدمے میں یہ کہتے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ جی جگ ہسائی ہوئی پاکستان کی، اور جب معزز عدالت نے بھی پوچھا کہ جگ ہسائی تو کسی بھی معاملے میں ہو جاتی ہے، تو کیا اس معاملے میں ہماری جگ ہسائی نہیں ہو رہی ہے؟ جو معاملہ ہے جس طریقے سے انتظامیہ نے اس سے ڈیل کیا. پھر حامد میر صاحب نے یہ بھی کہا کہ فواد حسن فواد صاحب کو انہوں نے وہاں سے کال بھی کیا اور بتایا کہ جناب کی ادھر کیا صورتحال ہے. تو کیا یہ سارا معاملہ بہتر طریقے سے یہ لوگ ڈیل نہیں کر سکتے تھے؟ اور پھر اسلام اتنے سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب، پاکستان کے آپ یہ کہیں کہ سب سے نامور صحافی یا سب سے ایسے صحافی کہ جن کو ٹی وی پہ بہت دیکھا جاتا ہے، دنیا ان کو جانتی ہے، ان کے ساتھ اسلام آباد پولیس کے ایک ایس ایچ او کا جو رویہ ہے، کیا وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام آباد پولیس کا رویہ مناسب ہے؟ تو یہ وہ چیزیں نا جس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ آگے کدھر جاتا ہے. اب تک تو جو پولیس کا رویہ، جو انتظامیہ کا رویہ رہا ہے، وہ انتہائی مایوس کن ہے. وہ معاملات کو حل کرنے میں اس رویے کی وجہ سے مدد نہیں ملی، بلکہ الٹی جگ ہسائی ہوئی ہے پاکستان کی. اچھا جی، نون لیگ کی لیڈرشپ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آگے کیا جائے یہ جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ ہے اس کے میں تھوڑی سی توسیع کی جائے. اسحاق ڈار صاحب نے بیان دیا تھا، الیکشن کمیشن نے اس کو مان لیا. عام انتخابات کے لیے جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ ہے غالباً اس میں 2 دن کی مزید توسیع کر دی گئی ہے. میمز بھی اس طرح کی چل رہی ہیں کہ کاغذات چھیننے کی تاریخ میں 2 دن کی جو ہے مزید توسیع کر دی گئی ہے. پر اینی وے اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں کہ ہمیں کاغذات نامزدگی جمع کروانے دیے جائیں. آج شاہ محمود قریشی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے گزشتہ روز کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو سکے تھے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، خبر بھی ہے کہ شاہ محمود قریشی کا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے عدالت سے رجوع. آج ان کی صاحبزادی نے بھی سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے بات کی میڈیا سے، شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری جنگ جو ہے وہ رول آف لا کی جنگ ہے، ہم قانون اور آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ جو ضمانت ہوئی ہے یہ متفقہ فیصلہ ہے تینوں جج صاحبان کا متفقہ فیصلہ ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور جو اس طرح کاغذات نامزدگی والا جو معاملہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور اب جو ہے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے. عمیر نیازی والا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، دیگر بھی بہت سارے واقعات میں نے رپورٹ کیے تھے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے، اور ویسے بھی میڈیا پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب یہ جو کاغذات نامزدگی ہیں اس میں نون لیگ کے بھی جو پارلیمانی اجلاس وغیرہ ہو رہے ہیں ان لوگوں کو بھی ٹکٹس مل رہے ہیں. بہت سارے اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. کچھ ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیے جا رہے ہیں، جس طرح ایک فیصل آباد کا ایک حلقہ ہے، وہاں پہ ان کے پرانے درینہ ان کے کارکن آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے لیڈر آپ کہہ سکتے ہیں، رانا احسان افضل، جو رانا افضل صاحب کے صاحبزادے ہیں. آپ میڈیا پہ ان کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نون لیگ کو نظر آتے ہیں. لیکن وہاں پہ اب سنا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ دے دیا جائے یا کسی اور جگہ پہ کسی اور کو دے دیا جائے. تو نون لیگ کے اندر بہت ساری ایسے اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. باقی مریم بی بی نے جو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، تو اب صنم جاوید صاحب کو یہ ہدایت دی گئی ہے جماعت کی طرف سے کہ جدھر مریم بی بی کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گی، جو صنم جاوید صاحبہ ہیں وہ ان کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گی. پی پی 150 میں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں. غالباً 2 جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کے اوپر تو صنم جاوید نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں، لیکن پی پی 150 پہ اور NA 119 جو ایک نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے لاہور سے، جہاں سے مریم بی بی کھڑی ہو رہی ہیں، وہاں سے بھی صنم جاوید نے الیکشن کے کاغذات جمع کروانے ہیں. اور یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ NA 123 اگر وہاں سے مریم بی بی کھڑی ہو رہی ہیں تو وہاں سے بھی جناب وہ اپنے پیپرز جمع کروائیں گی. تو جدھر سے مریم بی بی کھڑی ہو رہی ہیں وہاں سے جو صنم جاوید صاحبہ ہیں وہ ان کے مقابلے میں اپنے نامینیشن پیپرز جمع کروا رہی ہیں. اور ان کے والد نے یہ بتایا ہے کہ یہ
चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हदायत के ऊपर हो रहा है, उनकी जानिब से और पार्टी की जानिब से हदायत दी गई है कि जिधर जिधर जो है मरियम बीबी जमा करवाएंगी वहां पे ये भी जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगी। गालिबन एक और हल्का भी है PP 174, वहां से भी अगर मरियम नवाज साहिबा ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए तो उधर से शायद वो उनके मुकाबले में ना आ सकें, क्योंकि अब वक्त वो गुजर चुका है, कागजात उन्होंने वहां से नहीं लिए। लेकिन PP 150, NA 119 और NA 123 यानी एक सूबाई असेंबली की नशिस्त और 2 कौमी असेंबली की नशिस्तें मरियम नवाज यहां से अगर इलेक्शन लड़ रही हैं तो उनके मुकाबले में सनम जावेद ने भी वहां से अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।